गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। यद्यपि अब चिट्ठियों का आना जाना बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। इतनी ज़्यादा संचार क्रांति बढ़ गई है, मोबाइल पर क्षण भर में हमको मैसेज मिल जाते हैं, 10-20 लोगों को एक साथ मैसेज मिल जाते हैं और बात हो जाती है हमारी देश में, विदेशों में, कहीं पर भी बात हो जाती है। तो धीरे धीरे आज के समय में चिट्ठियों का, पत्रों का महत्व कम हो गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे कि कैसे चिट्ठियों की उपयोगिता बनी रही थी दुनिया में अजीबोगरीब तरीके से। तो आइए पढ़ते हैं नया पाठ, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। तो अभी हम बताएंगे कि क्या कमी आधुनिकतम साधन। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। जैसा कि आपकी एक सप्लीमेंट्री बुक चलती है, भारत की खोज, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे और उन पत्रों को एक पुस्तक का रूप दे दिया गया था, जिसका नाम है भारत की खोज। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, अंग्रेजी में, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करता है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर घोड़े रहे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो पत्र लेखन, पत्र की क्या विशेषता है? आप कहेंगे आज पत्र की क्या आवश्यकता रह गई? हम एसएमएस तो कर देते हैं, हम फोन पर तो बात कर लेते हैं, लेकिन पत्र में हमारे जो भाव छिपे रहते हैं वो एसएमएस में नहीं रहते। हम सामान्य रूप से एक सूचना दे देते हैं। एसएमएस किसी को करना है, किसी की बीमारी का करना है, किसी को बधाई का करना है, तो एक रटी रटाई भाषा हमारी रहती है। कम से कम शब्दों में, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में एक साथ हमने 10 लोगों को कर दिया, चाहे वो हमारे मित्र हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, कोई भी नियर डियर क्यों ना हो, हम एक ही भाषा सबको कर देते हैं। लेकिन पत्र की अपनी खासियत होती थी, लोग बहुत सोच समझ कर अपनी पूरी कला, लेखन कला ही पत्रों में उतार देते थे और जैसे बिल्कुल मन खोल कर रख देते थे कि पढ़ने वाले को लगता था कि वो व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ है, हमसे बात कर रहा है, और उसकी आंखें तक नम हो जाती थी पत्रों को पढ़कर। और लंबे समय तक लोग सहेज कर रखते थे पत्र। पत्र से इतने भावुक लोग होते थे कि बार बार उस पत्र को पढ़ते थे। आज मैसेज तो है हमारे मोबाइल में, लेकिन जब
कभी मन किया तो डिलीट कर दिया, जब मन किया तो उसको हमने सजो के रख दिया, लेकिन कितने समय तक? थोड़े समय बाद उसको डिलीट करना ही पड़ता है क्योंकि इतनी मेमोरी फुल हो जाती है हमारी, तो हमारे पास कोई चीज उसमें सुरक्षित नहीं होती है। पत्र हमारे पास हमेशा सुरक्षित रहते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए उस स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विशेष भी शामिल किया गया। आपको भी पत्र लिखने को दिया जाता है, आप औपचारिक पत्र लिखते हो, अनौपचारिक पत्र लिखते हो। औपचारिक पत्र किसी ऐसे व्यक्ति के लिए होता है, ऐसी संस्था के लिए होता है जो हमारे ऑफिशियल लेटर्स को ऑफिशियल चिट्ठियों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने मम्मी पापा को लिखते हैं, अपने मित्र को लिखते हैं, किसी भी नियर डियर को लिखते हैं। तो स्कूल के पाठ्यक्रम में, स्कूल के सिलेबस में इसको शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया में कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? सन 1972 से, 1972 से। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास के कारण या अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिजनेस लेटर्स की, जिसे व्यापार करते हैं, इस डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र लिखा ही ना हो या लिखाया ना हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। आप अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं, नाना नानी से पूछ सकते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि कितनी बेसब्री से लोग पहले पत्रों का इंतजार किया करते थे। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं। लोग एक पत्र लिखते थे, इंतजार करते थे कि उसका उत्तर आ रहा होगा। पोस्टमैन का देखते ही लोग दौड़ते थे कि कहीं हमारी चिट्ठी तो नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। आने जाने के साधन बढ़ गए हैं, दूरियां घट गई हैं और भी साधन विकसित हो चुके हैं चिट्ठियों के रूप में। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और सजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार हो, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे साधन होते, मोबाइल होता, लैपटॉप होता, कंप्यूटर होता, तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। अभी हमने आपको बताया कि जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है भारत की खोज, उसमें उन पत्रों का संकलन है जो जवाहरलाल नेहरू ने जेल से अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे थे। तो अगर आज जैसे साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। आपने पढ़ा होगा उस पुस्तक में कि इतिहास की पूरी जानकारी, नेहरू जी ने ये नहीं लिखा है कि हमने क्या खाया, तुमने क्या खाया। उन्होंने इतिहास की और जिस जिस जेल में रहे वहां की पूरी जानकारी अपनी पुत्री इंदिरा को दी थी। पत्र को तो, जैसा हमने आपको बताया है, पत्र को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। एक का मैसेज आया, दूसरे का मैसेज आया और आपने डिलीट कर दिया, भूल गए। लेकिन पत्र कभी डिलीट नहीं होते, हमेशा सहेज कर रखे जाते हैं। किसी की माँ ने अपने पुत्र को लिखा या पुत्र ने अपनी माँ को लिखा, कहीं से हॉस्टल से लिखा, कहीं से लिखा, माँ विभोर होकर के देर तक उन पत्रों को पढ़ती रहती है, बेटा भी उन पत्रों को देर तक पढ़ता रहता है, बार बार पढ़ने की इच्छा होती है।
कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? यदि एसएमएस से आपको संदेश मिलते तो आप कितने संदेश को सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। भारत में आए हुए थे अंग्रेज, जब वो यहाँ के विषय में, यहाँ के बारे में अपने घर वालों को पत्र लिखते थे। अंग्रेज अफसर, ब्रिटिश शासन था जब यहाँ पर, तो वो बाद में एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में उनको लिपिबद्ध कर दिया गया। इन पत्रों ने साबित कर दिया कि संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। अब आप देखते हैं आपके घर में कोई पत्र आता है तो उसमें पूरा एड्रेस होता है, आपके मम्मी या पापा का नाम होता है, उसमें आपके कॉलोनी होती है, उसमें मकान नंबर होता है, किस कॉलोनी में आप रहते हैं और किस शहर में रहते हैं, किस प्रदेश में रहते हैं, पूरा एड्रेस लिखा जाता है। लेकिन महात्मा गांधी के लिए जब पत्र आते थे तो उसमें सिर्फ एड्रेस के नाम पे लिखा रहता था महात्मा गांधी इंडिया। अर्थात इतनी पॉपुलर, इतने प्रसिद्ध व्यक्तित्व था गांधी जी का कि उनके लिए किसी एड्रेस की जरूरत नहीं थी। सिर्फ इंडिया और महात्मा गांधी लिखने से वे जहां भी रहते थे, भारत के जिस भी क्षेत्र में रहते थे, वहां उनके पास वो पत्र पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन के कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। केवल गांधी जी के साथ नहीं था, और भी जो महान हस्तियां थी उनके साथ ऐसा ही होता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। केवल अपने देश से नहीं आते थे, विदेशों से भी पत्र आते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। अर्थात वे हर पत्र का जवाब जरूर देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। बहुत बड़ी बात है कि जैसे ही पत्र मिले, बिना लापरवाही किए हुए वो उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब लिखते थे। आज हमको एक मैसेज टाइप करने में दिक्कत होती है, हम एक मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन गांधी जी उस समय अपने हाथ से ही पत्र लिखते थे। और लिखते लिखते जब उनका दाहिना हाथ दर्द होने लगता था, राइट हैंड में उनका दर्द होने लगता था, तो वो लेफ्ट हैंड से लिखने लग जाते थे। महात्मा गांधी ही ने आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते थे, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया था। जिनको वो पत्र मिलते थे वो अपने को इतना सौभाग्यशाली समझते थे कि उन्होंने पत्र को फ्रेम करा करके रख लिया। ये है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र व्यवहार किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हैं जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं आम जनता के बीच में। कहानियां हैं उनकी बहुत सारी, उनके बहुत सारे उपन्यास हैं। तो वो नए लेखक जो नया लिखना शुरू करते थे, उनको ऐसे मोटिवेशनल पत्र लिखते थे, ऐसे प्रेरक जवाब देते थे कि लोग उस जवाब को पढ़कर प्रसन्न हो जाते थे, नए लिखने वालों को जिनको प्रेरणा चाहिए होती थी। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है।
रविन्द्रनाथ टैगोर पत्र लिखते थे नेहरू और गांधी को, वो भी बहुत मोटिवेशनल होते थे, बहुत प्रेरक होते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। महात्मा अर्थात महात्मा गांधी और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 1915 से 1941 के बीच में जो भी उनके बीच में पत्र व्यवहार हुआ, उसका एक संग्रह प्रकाशित हुआ। संग्रह मीन्स इकट्ठा किया गया उनको और उनको प्रकाशित किया गया है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद हुआ, जब हम स्वतंत्र हो गए उसके बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की, सबसे ज्यादा ट्रस्ट, सबसे ज्यादा विश्वास डाक विभाग पे किया जाता है। इसकी एक खास वजह ये है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। कितने भी संचार के साधन आ गए, आज भी आप सड़क पर पोस्टमैन को रजिस्ट्री, डाक, चिट्ठियां लिए हुए दिखाई देते हैं पोस्टमैन। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है, अभी भी बनी हुई है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग हों, दुर्गम जंगलों से घिरे हुए गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। तो लेखक ने यहाँ पे बताया, चाहे कितने भी उन्नतिशील साधन हमारे पास पत्रों के रूप में क्यों ना हो, एसएमएस क्यों ना हो, लेकिन आज भी लोगों को चिट्ठियों का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, चाहे वो पहाड़ों के ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले लोग हों, समुद्र के तट पर रहने वाले मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की झोपड़ियों में रह रहे लोग हों, उनको बेसब्री से चिट्ठियों का इंतजार रहता है। एक तो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। सब जगह हमारे पास गूगल पेमेंट, पेटीएम, इन सब चीज की व्यवस्था नहीं है। लोग इंतजार करते हैं कि कब उनके परिवार वाले जो बाहर पैसे कमाने के लिए गए हैं, घर चलाने के लिए, पैसे चलाने के लिए, जीविका के लिए गए हैं, वो कब मनी ऑर्डर भेजेंगे और कब मनी ऑर्डर जब आता है उस पैसे से फिर लोग सामान खरीदते हैं, इस तरह घर की व्यवस्था चलती है। तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से चलते हैं। लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाक या देवदूत के रूप में जाना जाता है। ऐसा लगता है कोई ईश्वर का दूत आ गया, लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, डाकिये का बहुत सम्मान करते हैं और बहुत से फिल्म में, पिक्चर में आपने देखा होगा कि जो लोग अनपढ़ होते हैं, जो पढ़ नहीं सकते, उनकी चिट्ठियों को पढ़ने का काम भी डाकिया ही करता है। तो डाकिया बहुत सम्मान का पात्र पाता है। डाकिया आता है तो लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ विशेष हमारे लिए लेकर आया होगा। तो इस पाठ के लेखक थे श्री अरविंद कुमार सिंह जी। हमने देखा कि इसमें क्या अंतर है कि चिट्ठियों को हम सहेज कर रख सकते हैं, चिट्ठियों की भाषा में हम अपने पूरे मन के भाव उड़ेल लेते हैं, जबकि एसएमएस में ऐसा संभव नहीं है। एसएमएस छोटे छोटे होते हैं, बड़े भी लिखेंगे तो किसी एक व्यक्ति के लिए उतना जगह हमारे पास नहीं होती, उतना लिखने का लिए पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता। चिट्ठी लिखने में हम अपने मन के भावों को खोल कर रख देते हैं और पढ़ने वाला भी उसको अभिभूत होकर के बार बार पढ़ता है। ये नहीं कि एक बार पढ़ा और खत्म हो गया, उसको बार बार पढ़ता है। यद्यपि उस पर कोई इमेज नहीं बनी रहती, कुछ नहीं पड़ा, लेकिन वो चिट्ठियां इतनी महत्वपूर्ण होती है कि व्यक्ति का मन करता है उनको बार बार पढ़े। अब हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पत्र जैसा संतोष कौन या एसएमएस का संदेश कौन देता? पत्र, हमने अभी आपको बताया, पत्र ऐसे लिखे जाते हैं, पत्र लिखने वाला डूब जाता है जब पत्र लिखता है, अपने किसी रिलेटिव को लिख रहा है, अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को लिख रहा है, तो पूरे मन के भाव उसमें उड़ेल कर रख देता है, जबकि ये फोन या एसएमएस में संभव नहीं है, क्योंकि फोन या एसएमएस के संदेश हमारा मोबाइल
कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी ले सकता है, सुरक्षित भी नहीं है। पत्र पढ़ने की एक कटसी हुआ करती थी, एक अनुशासन हुआ करता था कि जिसके नाम पत्र होता था सिर्फ वही पढ़ता था। तो वैसा संतोष आपको नहीं मिलता। हम एक पत्र को बार-बार पढ़ते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक रख सकते हैं और बार-बार उसको पढ़कर खुश हो सकते हैं, जबकि एसएमएस या फ़ोन के द्वारा हमको ऐसा संतोष नहीं मिल सकता। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जागरूक, लेख, गणित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। ये आप अपना जब चैप्टर पे जाएंगे तो आपको इसी में मिल जाएगा। फर्स्ट पेज पे मिलेगा आपको पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जागू और लेख तथा तमिल में गणित कहा जाता है। ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। पत्र लेखन की कला के लिए क्या क्या प्रयास हुए लिखिए। देखिए इसका आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं। पत्र लेखन की कला के लिए क्या क्या विकास हुए, ये देखिए। आपको अपनी बुक में ही सारे आंसर मिलेंगे। ये देखिए पत्र लेखन के लिए क्या क्या प्रयास हुए। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं दुनिया में के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया। तो ये प्रयास किए गए हैं कि इस तरह से पत्र लेखन की कला कहीं विलुप्त ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपने विचार लिखिए। अभी हमने आपको जितना समझाया उस पर सोचिएगा, विचार करिएगा और फिर ज्यादा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमने आपको बताए हैं। अपनी बुक से देखकर लिखेंगे। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? आप इसका आंसर अपने मन से लिखेंगे जितना भी आपको हमने पढ़ाया है। उसके बाद हम फिर अगर आपको नहीं आता तो समझ में नहीं आता फिर हम आपको आंसर देंगे। तो आज का चैप्टर बस इतना ही। ध्यान से पढ़िए, सुरक्षित रहिए और सभी नियमों का पालन कीजिए जिससे आप लोग हमेशा सुरक्षित रह करके अपनी पढ़ाई कर सकें।